आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर मोर और लेस किस तरह का दिखना चाहिए। यह भी अपने आप में एक परफेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन एक मॉडल आंसर, एक बेंचमार्क सेट करने के लिए कि एक डिसेंट आंसर इस लेवल का या इससे ऊपर के लेवल का होना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं। आज का GS 1 का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम बेसिक बैकग्राउंड से कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि नेहरू लिकायत एग्रीमेंट को दिल्ली पैक्ट एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ये दोनों देशों के उस समय के प्राइम मिनिस्टर के बीच में हुआ था। किस चीज़ के लिए? दोनों देशों की माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को सेव गार्ड करने के लिए। एज यू कैन नोटिस, बहुत ही ब्रीफ में और ओवरव्यू है। कुछ स्टूडेंट्स यहीं पर ही एलोबरेट करने लग जाते हैं कि क्या इंटरेस्ट थे माइनॉरिटीज़ के जो सेफ गार्ड करने चाहिए थे। वो ठीक नहीं है, आप आगे लिखिए। अब हम प्रॉपर सब हेडिंग बनाकर लिखेंगे नीड ऑफ नेहरू लिकायत एग्रीमेंट। हिस्ट्री का पोर्शन है, आप सभी को पता होगा कि उस टाइम इंडिया आज़ाद हुआ और फिर उसके बाद दंगे फसाद हुए, हमारे देश का पार्टीशन हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनल टेंशन हुई, रायट्स हुए, तब जाके पाकिस्तान और बांग्लादेश बने। काफ़ी सारे एस्टिमेट किया जाता है कि 1 मिलियन हिंदू और मुस्लिम ने माइग्रेशन किया पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, और इन कम्युनल राइट्स की वजह से काफ़ी 100,000 ऑफ जो लोग थे उनकी जानें गई, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान हुआ। काफ़ी लोगों को तो प्रॉपर्टीज़ छोड़ कर आना पड़ा था। इस तरह माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की ज़रूरत महसूस होने लगी। फिर क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम सेलिएंट फीचर्स बताएंगे। इंडिया और पाकिस्तान इस एग्रीमेंट के तहत इन चीज़ों पर एग्री हुए थे। सबसे पहले दोनों देश इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप के तहत जो भी लोग मेजॉरिटी में हैं, जितने भी राइट्स उनके पास हैं, उसी तरह माइनॉरिटी के पास भी इक्वल राइट्स होंगे। दोनों देशों में रह रहे माइनॉरिटीज़ को यह सेटिस्फेक्शन देंगे, ये इंश्योर करेंगे कि उनकी सिक्योरिटी बनी रहे, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, उनके कल्चर, उनकी प्रॉपर्टी और उनका पर्सनल ऑनर बरकरार रहेगा। फिर जो रिफ्यूजीज़ हैं जो वापस जाना चाहते हैं, वो बिना मोलेस्ट हुए, बिना हरास हुए जा सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जो चाहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टीज़ जो वो छोड़कर आए हैं किसी भी देश के अंदर, उसका निपटारा करके उसको जैसे भी सेटल करके आना है, तो वो बिना हरास हुए जा सकते हैं। फिर विमेन ने जो जितना सफ़र किया होता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और कई सारी विमेन को तो एबडक्ट भी किया जाता है, मतलब ज़बरदस्ती उठा के लेकर आ जाना। तो अगर वो वापस जाना चाहती हैं तो वो वापस जाने दिया जाए। इस दौरान कम्युनल राइट्स से तो फोर्स्ड कन्वर्जन भी हुए थे, मतलब जिसकी जो जाति है उसे बदलवा देना, ज़बरदस्ती बदलवा देना, तो ऐसे कन्वर्जन को रिकॉग्नाइज ना किया जाए। इस तरह से हम अपने सेलिएंट फीचर्स को कंप्लीट करते हैं और लास्ट में हम अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। आप नॉर्मल कंक्लूजन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एनालिटिकल बनाने के लिए एक ओपिनियन को यूज़ किया है। हमने बताया है कि इंडिया ने इस एग्रीमेंट को लेटर एंड स्पिरिट में अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान फेल्ड टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। दोनों देशों के अंदर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर 24% और 30% माइनॉरिटी हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पर अराउंड 1% और 8% ही रह गए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है माइनॉरिटीज़ के राइट्स को सेफगार्ड करना, एंड इंडिया कैन प्ले प्रोएक्टिव रोल इन दिस। एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले दिनों सिटीजनशिप बिल पर बहुत इशू बना था, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह ने ऐसा कहा था कि ये पैक्ट इफेक्टिव नहीं था अपने मकसद को पूरा करने में, और इस पैक्ट के भरोसे वो सिटीजनशिप बिल को सभी के लिए एक्सेप्टेबल प्रूव करवाना चाहते थे। एनीवे, ये आंसर यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज का GS 2 का क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम बहुत ही डिसेंट तरीके से कर सकते हैं कि WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि इंटरनेशनली, मतलब ग्लोबली पूरा वर्ल्ड में पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर मेन बॉडी में हम जो क्वेश्चन की डिमांड है कि WHO का पब्लिक हेल्थ में क्या रोल है, वो हम मेंशन करेंगे। उन सभी क्रिटिकल मैटर्स के अंदर जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप अपनी प्रोवाइड कराती है, और जहाँ पर जॉइंट एक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पर पार्टिसिपेशन को एंगेज करती है। अब जैसे कोरोना वायरस की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक
जॉइंट एफर्ट्स देखने की ज़रूरत है, तो WHO इस चीज़ में एंगेज करेगी सभी को। रिसर्च एजेंडाज को शेप करने में मदद करती है। अगेन, जैसे कोरोना वायरस की वजह से वैक्सीन के अंदर जो रिसर्चेज होंगी, और कल को अगर रिसर्चेज होने के बाद वैक्सीन आ भी गई तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जो एफर्ट नहीं कर सकते, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका ध्यान रखने के लिए ये WHO ही अपना रोल प्ले करेगी। फिर कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, क्या तरीका होना चाहिए हेल्थ रिलेटेड मैटर्स को डील करने का, उनका एक नॉर्म बनाना, उनके रूल्स बनाना जो जनरली एक्सेप्टेबल हो सभी के लिए, इसमें भी WHO अपना रोल प्ले करती है। एंड देन आर्टिकुलेटिंग एथिकल एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस, मतलब ऐसे पॉलिसी ऑप्शंस जो एथिकल हो, जो राइट हो, जो मोरली राइट हो, सबके हित में हो, सिर्फ प्रॉफिट का एजेंडा ना रखकर पॉलिसीज़ को आर्टिकुलेट करती है। फिर जहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो प्रोवाइड कराती है। जैसे कि अभी हमने देखा था साउथ कोरिया के अंदर फिर से कोरोना वायरस के केसेस रीएक्टिवेट हो रहे हैं, तो ऐसे में WHO अपना टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा इस पूरे फिनोमेना को स्टडी करने के लिए। उसके बाद मॉनिटरिंग दी हेल्थ सिचुएशन एंड असेसिंग हेल्थ ट्रेंड्स, पूरे देश भर में जिस तरह से केसेस हो रहे हैं, किस देश में कितने ज़्यादा हो रहे हैं और क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने का काम भी WHO करता है। एंड देन क्वेश्चन की मेन डिमांड को कंप्लीट करते हुए सिंपल कंक्लूजन हम दे सकते हैं कि आजकल सारे के सारे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, अब यहाँ पर बात WHO की है तो वो मेंशन करेंगे, वो कहीं ना कहीं इनफेक्टिव, इनएफिशिएंट नज़र आ रहे हैं। इंडिया के लिए बेटर रहेगा कि वो प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर अपने इंटरेस्ट को कैसे भी परस्यू करे। बाकी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को तो रीस्ट्रक्चरिंग की बहुत ज़रूरत है ही, क्योंकि तभी फिर ये वर्ल्ड को बेटर सर्व कर पाएंगे। यही कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया एक साथ हो पाती है। अदरवाइज तो सबके फिर अलग डिसीजन, अलग पॉलिसी, अलग इम्प्लीमेंटेशन होंगे। ऐसे कंडीशंस तो और बेकार हो सकती हैं क्योंकि इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होती है। इस तरह से इस आंसर को हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम क्वेश्चन की जो डिमांड है उसे टेबुलर फॉर्मेट में दे सकते हैं। क्वेश्चन का नेचर इस तरह से है तो उसी को पहचान कर हम ऐसा कर सकते हैं। एक तरफ हम WHO का जो रोल है उसके अंदर क्या इश्यूज हैं और उनके अंदर क्या रिफॉर्म लाए जा सकते हैं उसे मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि WHO ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड जो कोविड-19 का हुआ उससे डिटेक्ट करने में फेल हुआ, जिसकी वजह से इतनी बड़ी इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी हो गई। अब रिफॉर्म में हम लिख सकते हैं इस तरीके की चीज़ ना हो तो WHO की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा फंडिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से उनकी टेक्निकल कैपेसिटी बढ़े और वह अर्ली डिटेक्शन और वार्निंग्स दे पाए। फिर एक और इशू ये होता है कि पेंडेमिक, कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर करने में WHO ने काफ़ी देर कर दी। तो रिफॉर्म हम ये ला सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन को ऑब्लिगेट करें, इसका स्टेटस इस तरह का बनाएं कि कभी भी ऐसे केस आए तो वो रिपोर्ट करे और टाइम बाउंड मैनर में रिपोर्ट करे। अब ये तो हुए कोविड रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं और रिफॉर्म्स हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल प्रॉब्लम्स है रोल के अंदर उन्हें हम मेंशन कर सकते हैं। मेंबर कंट्रीज से टाइम पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाना, इस मामले में WHO इनएफिशिएंट रहा। इस चीज़ को सुधारने के लिए हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं उसका डोमिनेशन इस इंस्टीट्यूशन पर ना हो और सभी कंट्रीज़ को आंसरेबल बनाया जाए, स्पेशली ऐसी कंट्रीज़ जो पैसे के बल पर अपनी चीज़ों को छुपाती हैं। सिमिलरली फिर इसी तरह के एलिगेशन लगे हैं WHO के ऊपर कि वो कुछ कंट्रीज़ को फेवर करता है, इसलिए जब भी टाइम आता है और कोई डिसीजन लेना होता है तो वो पार्शियलिटी करता है। रिफॉर्म पर हम लिख सकते हैं कि हमें इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करना चाहिए कि ना हो फॉर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। एंड देन वी कैन राइट अंडरटेक इन ब्रॉड एक्टिविटीज़ एंड लो एफिशिएंसी इन कोर एरियाज। वो सिर्फ ब्रॉड एक्टिविटीज़ को ही फोकस करता है और जो कोर एरियाज हैं उसके अंदर एफिशिएंसी कम होती है। इसके लिए WHO का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसको रीवैम्प करना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाए और रियल टाइम रिस्पॉन्स दे। फिर रिप्रेजेंटेशन के अंदर डिस्पैरिटी देखी जाती है, डेवलप्ड नेशंस को ज़्यादा वॉइस दी जाती है,
इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस इशू को सॉल्व करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने की ज़रूरत है एंड अकाउंटेबल बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज एंड देयर वल्नरेबिलिटी। आज का GS3 का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें डॉलर स्वैप लाइन के बारे में लिखना था। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि डॉलर स्वैप लाइन होती क्या है। डॉलर स्वैप लाइन इस तरह का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में, जिसके अंदर पहले से ही प्री डिटरमाइंड टर्म्स और कंडीशंस के साथ करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है। और इस तरह का एग्रीमेंट अभी इंडिया ने दूसरे सेंट्रल बैंक्स के साथ किया है, जैसे कि जापान, सार्क और UAE और एटसेट्रा। इस एग्रीमेंट के बारे में सिंपल वे में समझिए। अभी ये टॉपिक क्यों चर्चा में है, क्योंकि USA के साथ भी इस तरह के एग्रीमेंट होने की चर्चा हुई थी। तो हम इन दोनों का ही एग्जाम्पल लेते हैं। एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ अमेरिका। अब इन दोनों के बीच में करेंसी स्वैप लाइन होना है। तो ये क्या करेंगे, आज बैठेंगे, पेपर निकालेंगे अपने और उसमें टर्म्स और कंडीशन लिखेंगे। USA बोलेगा कि आप मेरे ये डॉलर्स ले लो और उसके बदले में आप अपनी करेंसी दे दो X पर्टिकुलर प्राइस पर, और मैं आपसे एक पर्टिकुलर टाइम बाद जब मेरा बर्थडे आएगा तो आपसे इन्हें वापस ले लूँगा। लेकिन प्राइस कौन सी रहेगी, वही रहेगी जिस रेट पे आज हम दे रहे हैं, मतलब X प्राइस पर। इसी को करेंसी स्वैप फैसिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन को देखते हुए इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हमने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसकी डेफिनेशन क्या है वो दे दी। अब मेन बॉडी में जो मेन डिमांड है उसे बताएंगे। प्रेफरेबली सब हेडिंग बनाएंगे एडवांटेजेस ऑफ डॉलर स्वैप लाइन, जिसमें पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं स्वैप लाइन एग्रीमेंट्स इंडिया के एक्सटर्नल अकाउंट्स को बेटर मैनेज करने के लिए हेल्प कर सकते हैं और हमारे फॉरेक्स मार्केट के अंदर एक कुशन देने के लिए, एक सपोर्ट देने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि कभी कभी एकदम से एब्रप्ट आउटफ्लो हो जाता है फंड्स का। इसलिए इस तरह के एग्रीमेंट्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी लार्ज नंबर में हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मार्च और अप्रैल 2020 में देखा गया कि कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा वो एकदम से वापस जाने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट काफ़ी लार्ज टाइम तक रहेगा। इस तरह की सिचुएशन देखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने एक्सटर्नल अकाउंट और इकोनॉमी का अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए इस तरह के एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि क्वेश्चन को 150 वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखना है, तो हम इसके अलावा फॉर्डर पॉइंट्स ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, अनलेस अगर आप फ्लो चार्ट वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर आपके पास स्पेस भी होगा और टाइम भी होगा बाकी के पॉइंट्स लिखने का। फ़िलहाल हम यहाँ पर कंक्लूजन दे सकते हैं कि इस तरह के स्वैप ऑपरेशन के अंदर कोई अलग तरह के मार्केट रिस्क नहीं होते हैं, क्योंकि इनके टर्म्स और कंडीशंस को पहले से ही सेट कर दिया जाता है। सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट इस तरह के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स को फॉरेन कंट्रीज के साथ या फॉरेन काउंटर पार्ट्स के साथ इसलिए करते हैं जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, और साथ ही फॉरेन करेंसी एडिकेट अमाउंट में हो, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले क्राइसिस को भी हटाया जा सके। इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं और इसके अंदर जो कंसेप्ट्स हैं जैसे लिक्विडिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब की जानकारी होना जरूरी है। कोशिश करिएगा कि आपके बेसिक्स क्लियर हो। फाइनली आज का GS4 का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप स्टेटमेंट से लिंक करके देंगे। जो स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट लाइन दी है ना, उससे करके दे सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से कंज्यूमर और कॉरपोरेट कंपनीज और पास आए हैं, और मार्केटिंग जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस करना और लोगों की डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी चेंजेस करते हैं। अब हम बताएंगे एथिकल मार्केटिंग के बारे में। एथिकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं कही जा सकती, ये इसको एक फिलॉसफी कह सकते हैं जो सभी तरह के मार्केटिंग के लिए गाइडलाइन की तरह, एक डायरेक्शन की तरह काम करते हैं। इसकी वजह से ऑनेस्टी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी तरह की एडवर्टाइजिंग में प्रमोट की जाती है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग बनाकर एथिकल इश्यूज बताएंगे मार्केटिंग के अंदर।
एथिकल इश्यूज तमाम तरीके के हो सकते हैं मार्केटिंग के अंदर। यहाँ समझाने के पर्पज से बहुत ज्यादा टाइप के लिखे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो सबसे पहले सरोगेट एडवर्टाइजिंग। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके खिलाफ लॉज बने होते हैं, जैसे कि सिगरेट और अल्कोहल, लेकिन सरोगेट एडवर्टाइजिंग की मदद से कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया जाता है उनको एडवर्टाइज करने का। अब जैसे मूवीज के अंदर एक्टर्स अपने रोल में सिगरेट लेते हैं तो कूल लगता है और कंज्यूमर इन्फ्लुएंस होते हैं। इसी की वजह से आजकल नीचे लाइन लिख देते हैं, स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। नेक्स्ट, एग्जैजरेशन। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होती है, लेकिन फिर भी लिखेंगे कि वो सबसे बेस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे एक तरह का स्लोगन, गेट कवरेज एवरीवेयर ऑन अर्थ, बेसिकली नेटवर्क का एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन ये लिटरली पॉसिबल नहीं है। फिर पफरी। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजर सब्जेक्टिव क्लेम्स पर रिलाय होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव क्लेम्स पर। फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे बेस्ट कॉफी है, इसका टेस्ट सबसे बेस्ट है। अब ऐसी चीज को एक्चुअल में नहीं इस्टेब्लिश किया जा सकता, राइट? फिर अनवेरिफाइड क्लेम्स। एडवर्टाइजर इस तरह से एडवर्टाइज करते हैं और बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के वो एडवर्टाइज करते हैं। जैसे शैम्पू का ले लीजिए, वो कहते हैं कि बाल शाइनी हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और बिना बताए कि कैसे होंगे। फिर स्टीरियोटाइपिंग विमेन को एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर सेक्स ऑब्जेक्ट्स की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। तो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स बनाता है और सेक्सिस्ट कल्चर को बढ़ावा देता है। फिर नेक्स्ट, फॉल्स ब्रांड कंपैरिजन। जब भी दूसरी कंपनी अपनी कंपटीटर के बारे में मिसलीडिंग क्लेम्स बनाती है तो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है। फिर चिल्ड्रन इन एडवर्टाइजिंग। बच्चों पर सबसे ज्यादा इस चीज का असर होता है, उन्हें ऑब्जेक्टिवली नहीं सोच पाते वो, इसलिए फिर डिसीजन भी वैसे नहीं ले पाते। एंड दैट इज व्हाई एक्सप्लॉइटिंग दिस इनोसेंस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फालतू के हॉलो क्लेम्स किए जाते हैं, गलत क्लेम्स किए जाते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे कि फेयरनेस क्रीम्स के बारे में या हेयर ग्रोथ ऑयल्स के बारे में, वेट लॉस पिल्स के बारे में। फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। पूरी इंफॉर्मेशन को नहीं बताया जाता। जैसे अभी हमने रिसेंट कंट्रोवर्सी देखी थी, मैगी के अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट को प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स के अंदर नहीं शो किया गया था। फिर हम बता सकते हैं प्रमोटिंग पेट्रियार्की, क्योंकि वुमेन को उनके हमेशा से स्टीरियोटाइप्ड रोल में ही दिखाया जाता है कि वो हाउस होल्ड का काम कर रही हैं, और मैन को भी उनके स्टीरियोटाइप्ड रोल में दिखाया जाता है, जबकि आज की दुनिया काफी बदल गई है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग रेसिज्म। अब देखिए, फेयरनेस क्रीम का लाने का मतलब क्या हुआ कि डार्क स्किन वाले सही नहीं है, तो इस तरह से रेसिज्म प्रमोट हो रहा है। फिर ब्रांड एम्बेसडर्स एथिक्स। अगर ब्रांड एम्बेसडर पैसे के लिए उस प्रोडक्ट को भी प्रमोट करेंगे जिसे नहीं करना चाहिए, तो उनके फॉलोअर भी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब ऐसे एम्बेसडर्स, प्रोडक्ट्स भी सही है लेकिन वो खुद उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते और उसे प्रमोट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उसको खरीदें, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कंज्यूमरिज्म। लोग ब्लाइंडली एडवर्टाइजमेंट को फॉलो करे जा रहे हैं। मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है सोसाइटी के अंदर। उन्हें सिर्फ चीजें चाहिए, किसके पास कितनी बड़ी घड़ी है, किसके पास कितनी बड़ी कार है। तो इस तरह से कंज्यूमरिज्म ज्यादा बढ़ता है और इसका इफेक्ट चिल्ड्रन के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उनकी जैसी टेंडर एज में ह्यूमैनिज्म और रैशनलिज्म जैसी क्वालिटी को डेवलप करना चाहिए, पर उनकी जगह पे वह कंज्यूमरिज्म के शिकंजे में आते जा रहे हैं। अभी हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं, मेन बॉडी के अंदर हम उतने ही लिखेंगे जितनी हमारी वर्ड लिमिट की डिमांड है। तो इस तरह मेन बॉडी कंप्लीट करते हुए हम अपना आगे वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। फॉल्स क्लेम्स, रॉन्ग फैक्ट्स ब्रांड्स के द्वारा जो किए जाते हैं उन्हें पनिशेबल बना देना चाहिए। जो भी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, उन्हें खुद भी लेनी चाहिए और उन्हें अपने फॉलोअर्स को भी बतानी चाहिए। और हमें पता है दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंदर प्रोविजन है टू इंडिक्ट द एंडोर्सर टू नाउ एज अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन। फिर रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI, उन्हें स्टैट्यूटरी बना देना चाहिए जिससे कि उनके पास और पावर आ सके डिसीजन लेने की, एक्शन लेने की। फिर हम नॉर्मल कंक्लूडिंग लाइंस लिख सकते हैं कि अगर ऊपर दिए गए सुझावों पे काम किया तो
कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर आ रहे एथिकल इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सब कुछ कंपनी के वैल्यूज, ट्रूथ और ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। एडवर्टाइजमेंट्स शुड बी एन एथिकल डायमेंशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह से इस आंसर को हम कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और कुछ सीखा होगा। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।